नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐसे समय में हो रही है जब भारत अमृत में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत के निर्माण के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान has imparted greater momentum to it. As a result, India has become an attractive destination for investment. साथियों, एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार, सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देकर दिखाती है। देश के लिए हर जरूरी फैसले उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। आपने भी देखा है कि कैसे बीते 8 वर्षों में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है। बैंकिंग सेक्टर में रिकैपिटलाइजेशन और गवर्नेंस से जुड़े रिफॉर्म्स हो, आईबीसी जैसा मॉडर्न रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाना हो, जीएसटी के रूप में वन नेशन वन टैक्स जैसा सिस्टम बनाना हो, कॉरपोरेट टैक्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना हो, सोवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को टैक्स में छूट हो, अनेक सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की परमिशन देना हो, छोटी छोटी आर्थिक गलतियों को डिक्रिमिनलाइज करना हो, ऐसे अनेक रिफॉर्म्स के माध्यम से हमने इन्वेस्टमेंट के रास्ते से कई रोड़े हटाए हैं। राजस्थान में सोमवार और मंगलवार को महिला उत्पीड़न से संबंधित 33 मामलों की सुनवाई की गई और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान करने की चेतावनी दी गई। महिलाओं के उत्पीड़न में ज्यादातर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न जैसे मामले शामिल रहे। आयोग अध्यक्ष ने सुनवाई के दौरान महिलाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि पीड़ित महिलाओं को अपनी बात सक्षम स्तर पर रखनी होगी ताकि उन्हें समय पर न्याय मिल सके। देखिए, महिला आयोग ने 33 मामलों की सुनवाई की है और इन मामलों में महिला उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं, घरेलू हिंसा सामने आई है और इन तमाम समस्याओं को सुनने के बाद महिला आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं संबंधित अधिकारियों को कि जल्द से जल्द इन महिलाओं की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए। 16 और 17 जनवरी को जयपुर में आयोजित होने वाले चिंतन शिविर को लेकर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में अधिकारियों को निर्धारित समय में प्रेजेंटेशन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी विभाग अपने प्रेजेंटेशन में वर्षवार बजट घोषणाओं की स्थिति, जन घोषणाओं की स्थिति और प्रमुख घोषणाओं की स्थिति का समुचित विवरण शामिल करें। साथ ही उन्होंने बताया है कि प्रेजेंटेशन अधिकतम 10 स्लाइड्स में होने चाहिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से मुलाकात की है और शॉल भेंट कर उनका अभिवादन किया है। बता दें कि सीपी जोशी ओम बिरला और हरिवंश को 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण देने पहुंचे थे। समारोह के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सीपी जोशी ने बताया कि 10:30 बजे राजस्थान विधानसभा में समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ओम बिरला और हरिवंश के अलावा सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत देश भर से आए पीठासीन अधिकारी मौजूद रहेंगे।
नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कस्टम विभाग ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कोकेन का एक बड़ा जखीरा जब्त करने में सफलता हासिल की है। साथ ही मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। पकड़े गए कोकेन की कीमत 28 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि कोकेन एक डफल बैग में छिपा कर रखा गया था। तो नशा तस्करी के खिलाफ कस्टम विभाग सक्रिय नजर आया है, जहां भारी मात्रा में कोकेन बरामद हुई है और तस्कर भी बरामद हुआ है, हाथ लगा है, जिससे आगे की पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कोकेन कहां ले जाई जा रही थी। 28 करोड़ से ज्यादा की कीमत इस कोकेन की बताई जा रही है, जो कि बरामद हुई है। पुणे में 65वें महाराष्ट्र केसरी दंगल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने किया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस दंगल में हिस्सा लेने के लिए करीब 950 पहलवानों ने अपना नाम दर्ज कराया है, जिसकी जानकारी दंगल के आयोजक मुरलीधर मोहल ने दी है। प्रथमेश मारणे गोंदियाला कस्टम विजयी झाले। प्रथमेश मारणे गोंदियाला कस्टम आणि प्रसाद सुडके धुळे निळ्या कस्टम मध्ये वाशिम अविनाश पवार बुलढाणा तयार रहा। यानंतर अंडर 11 फुटबॉल खिलाड़ियों ने भी फुट इंटरनेशनल कप के फ्रांस रवाना होने से पहले मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का आशीर्वाद लिया। बता दें कि मुंबई स्थित फुटबॉल अकेडमी के 10 खिलाड़ियों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। तो वहीं इस अवसर पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सभी खिलाड़ियों को बुके देकर उनका सम्मान किया और उनकी हौसला अफजाई की है। बिहार के सुपौल स्थित शादापुर में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मनोज पाठक ने की है, जिसमें पूर्व रेल मंत्री ललित बाबू के जयंती को समारोह के रूप में मनाने पर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के कई अधिकारी मौजूद रहे। है जो हम लोग ब्राह्मण एकत्रित हुए हैं, यह बहुत लेट से हम लोगों में ऊर्जा आई है। हम लोग सुपौल जिला ब्राह्मण महासभा के संरक्षक हमको बनाया गया है। हम चाहते हैं कि संगठन मजबूत हो और ऐसा मजबूत हो कि सब जाति का अपना अपना संगठन है। अब ब्राह्मण कितना बुद्धिजीवी होकर के इसका संगठन आज तक मजबूत नहीं हुआ, वही मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग आज बैठक किए हैं। जो हम ललित बाबू भूतपूर्व रेल मंत्री की आगामी 2 फरवरी को जयंती है, उसी की जन्मोत्सव समारोह यहाँ छातापुर में बहुत धूमधाम से मनाया जाए और हजारों ब्राह्मणों की उपस्थिति में उनको हम लोग याद करेंगे। उसी निमित्त यह बैठक रखा गया था। स्वर्गीय ललित बाबू भूतपूर्व रेल मंत्री की आगामी 2 फरवरी को जयंती है, उसी की जन्मोत्सव समारोह यहाँ छातापुर में बहुत धूमधाम से मनाया जाए और हजारों ब्राह्मणों की उपस्थिति में उनको हम लोग याद करेंगे। उसी निमित्त यह बैठक रखें। बिहार के बक्सर में सीएसपी संचालक से लूट के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि 5 जनवरी को डुमराव के बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे निकालकर अपने गांव जा रहे सीएसपी संचालक ने आरोपियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान आरोपी 5,80,000 रुपए लेकर फरार हो गए थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। एएसपी डुमराव थे और कुछ थाना के थानाध्यक्ष थे, टेक्निकल टीम के मेंबर्स थे। उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की गई। अनुसंधान के क्रम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से लूटा गया 1,45,000 रुपये बरामद हुआ है। जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था वो बाइक रिकवर हो गई है। इनके द्वारा प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन जो है वो 2 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं और एक फाइटर जिसका इस्तेमाल इन्होंने विक्टिम को के साथ मारपीट करने के लिए किया था वो भी रिकवर हुआ।
इटावा से अब खबर, जहां छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे युवक ने सैफई विवि में खुदकुशी की है। पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र ने आत्महत्या की है। रायबरेली जिले का रहने वाला बताया जा रहा है छात्र। पुलिस को कमरे में सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। खुदकुशी के कारणों का अभी तक फिलहाल पता नहीं लगा है। तो पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहा था युवक, फर्स्ट ईयर में था और इसने सुसाइड किया है। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, लेकिन फिलहाल क्या वजह रही है सुसाइड की, ये निकलकर अभी सामने नहीं आया है। इटावा से ही अगली खबर, जहां घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ है, जहां कई गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। रोडवेज बस समेत आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई हैं। इटावा में NH2 पर सड़क हादसा हुआ है। जसवंत नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां कोतवाली नगर के गबड़िया रेलवे क्रॉसिंग के पास एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक युवक का ट्रेन के चपेट में आने से बायां पैर कट गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल अवस्था में उस युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। तो देखिए, ट्रेन की चपेट में आने से युवक का पैर कट गया है। तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक का इलाज फिलहाल जारी है, लेकिन युवक का पैर कटने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सुल्तानपुर से ये पूरी खबर है, जहां ट्रेन की चपेट में ये युवक आया है और इस वजह से इसका पैर कट गया है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। रायबरेली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां घने कोहरे के चलते सड़क हादसा, जहां अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया है। सड़क किनारे दुकान पर अनियंत्रित ट्रक पलटा है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के खगिया खेड़ा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सड़क किनारे दुकान पर पलटा है अनियंत्रित ट्रक, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां 3 जिंदगियां चली गई हैं। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो घने कोहरे की वजह से ये बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने लोगों को रौंद दिया। और इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायबरेली से अब खबर, जहां 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई है। घने कोहरे के चलते 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रायबरेली से अब खबर, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी है। ड्यूटी से लौट रहे बाइक सवार डायल 112 के 2 सिपाही घायल हुए हैं। एक सिपाही को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। जगतपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, जगतपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां पर बाइक पर जा रहे थे 2 सवार, जहां कार ने तेज रफ्तार में आकर टक्कर मार दी और इस पर डायल 112 के 2 जवान थे जो कि घायल हो गए हैं। उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जगतपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ में लूट की बड़ी वारदात, जहां बाइक सवार बदमाशों ने कार मालिक को गोली मारी है। कार मालिक को पेट में गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने कार, मोबाइल और नकदी लूटकर वो फरार हो गए हैं। पुलिस ने घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 5 सदस्यीय टीम भी गठित कर ली है।
समय लगभग 7 बजे के आसपास थाना टप्पल में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसने सेकंड हैंड i10 गाड़ी 3-4 दिन पहले खरीदी थी, जब वो गाड़ी लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था तभी सिमरौटी के आसपास 4 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उसको रोका और गाली गलौज करते हुए उसके पेट में गोली मारी और गाड़ी लेकर के चले गए। सूचना मिलते ही सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। घटना के अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। मजरूब को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, उसकी कंडीशन अभी। मैनपुरी से अब खबर, जहां प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है, जहां 2 शराब माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। माफिया पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है। करीब 2 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की गई है। देखिए, बड़ी कार्रवाई हुई है जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। शराब माफियाओं की संपत्ति थी जिन्हें कुर्क किया गया है। बताया जा रहा है करीब कीमत 2 करोड़ थी। 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। इससे पहले गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है और उसके बाद कुर्की की कार्रवाई भी देखने को मिली है। जनपद में शराब माफिया के रूप में चिन्हित 2 अपराधी सुशील और अरमान, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है। सुशील के ऊपर 7 मुकदमे और अरमान के ऊपर लगभग 30 मुकदमे हैं। अरमान द्वारा न सिर्फ मैनपुरी में बल्कि फिरोजाबाद में भी कई घटनाएं कारित की गई हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी और उसके तहत 14(1) के अंतर्गत दोनों की प्रॉपर्टी की सीजर की आज कार्रवाई हुई है। इसमें लगभग 2 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी सीज की गई है। एक बैंकेट हॉल, एक मकान और लगभग 4 बीघा जमीन में है। इटावा से अब खबर, जहां घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ। कई गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। रोडवेज बस समेत आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। इटावा में NH2 पर यह सड़क हादसा हुआ है। जसवंत नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो कोहरे की वजह से एक और बड़ा हादसा। घने कोहरे की वजह से आपस में भिड़ी हैं ये आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां और उसके बाद गाड़ियों की जो हालत है वो आपको दिखा रहे हैं। तो घने कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा, जहां कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हरदोई से अब खबर, जहां गैंगस्टर का आरोपी चढ़ा है पुलिस के हत्थे। जहां गैंगस्टर मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 का इनाम था। शहर कोतवाली इलाके से हुई है आरोपी की गिरफ्तारी। तो देखिए, बड़ी गिरफ्तारी हुई है आरोपी की शहर कोतवाली इलाके से, जहां 25,000 का इनामी था। लगातार फरार चल रहा था। कोशिश की जा रही थी कि इस पूरे मामले में एस तक पहुंचा जाए और गैंगस्टर मामले में ये फरार था। फिलहाल पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फरार आरोपी को, वांछित जो चल रहा था लगातार गैंगस्टर मामले में, उसे धर पकड़ा है। तो गैंगस्टर का आरोपी है जो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। गैंगस्टर मामले में फरार चल रहा था। 25,000 का इस पर इनाम भी था। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। फिलहाल अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आगे की कार्रवाई पुलिस इससे कर रही है। इसके अन्य साथियों का भी पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। रायबरेली सड़क हादसे पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम ने व्यक्त की है अपनी संवेदना। जहां घायलों के बेहतर इलाज के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और इस पूरे हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। तो ये पूरा मामला जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है, रायबरेली में सड़क हादसा हुआ जिसकी वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हुई और इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही साथ घायलों के इलाज के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता SK वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। SK, देखिए, लगातार कोहरे की वजह से हादसे बढ़ रहे हैं। ये बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा। 6 लोगों की अब तक मौत हो गई है। सीएम योगी ने भी इसमें दुख प्रकट किया है।
एसके मेरी आवाज मिल रही हो तो बताइए। देखिए किस तरीके से लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रायबरेली हादसे पर दुख व्यक्त किया है। हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोहरे और मौसम खराब होने की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं, जिसमें रायबरेली में भी एक हादसा हुआ है जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से शोक व्यक्त किया है। साथ ही साथ संबंधित जिले के कप्तान और जिलाधिकारी को मौके पर पहुंचने के निर्देश हैं। जो भी राहत बचाव कार्य हैं तत्काल चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं और साथ ही साथ में पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित परिजन हैं उनकी हर संभव सहायता करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहीं न कहीं ऐसे हादसों को लेकर परिवहन विभाग को भी निर्देशित कर रहे हैं कि पूरी सतर्कता बरती जाए और जहां पर भी मौसम खराब हो वहां पर बसों का संचालन न हो। और इस हादसे को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो घायल हैं उनका समुचित इलाज भी कराया जाए। बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाओं के लिए पहले से निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर व्यवस्थाएं समुचित हों, फॉग लाइट का इस्तेमाल किया जाए। लगातार प्रशासन क्या वो काम करता भी नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर? इसके लोगों को जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो यूपी परिवहन की तरफ से लगातार निर्देश अपने जो एआरएम और आरएम हैं उनको जारी किए जा रहे हैं कि जहां भी मौसम खराब हो वहां पर बसों का संचालन ना कराया जाए और सुरक्षित स्थानों पर बसों को खड़ा किया जाए। साथ ही साथ जो यूपी पीडब्ल्यूडी विभाग है उसकी तरफ से जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। वहां पर जो संकेतक हैं वो बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जानकारी रहे। और साफ तौर पर अगर हम देखें तो यूपी पुलिस को भी लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि वो भी पूरी सतर्कता बरतें और जो लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको भी फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। और इस तरीके के जागरूकता के जो विभिन्न होर्डिंग्स हैं वो ऐसे स्थानों पर लगाए जाएं जो कहीं न कहीं दुर्घटना बहुल क्षेत्र आते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसे सड़क हादसों को जो भी संभव तरीके हैं उनके जरिए रोका जा सके। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।